WWE में कई सारे ऐसे सुपरस्टार्स होते हैं जिनको काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करा जाता है टीवी के ऊपर, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली वो मौका नहीं मिल पाता। और इसी तरीके से दो वर्ड्स फॉर्म हो जाते हैं, एक होता है अंडररेटेड और दूसरा होता है ओवररेटेड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE के करंट रोस्टर के 10 मोस्ट अंडररेटेड सुपरस्टार्स के बारे में। तो आप ये नामों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और कल मैंने कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डाली थी कि आप लोग अपने ओवररेटेड और अंडररेटेड सुपरस्टार्स की मुझे लिस्ट देंगे फ्रॉम द करंट WWE रोस्टर, और उसके पीछे रीजंस भी देंगे। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे हैं और मैंने सबका कमेंट पढ़ा। और ये जो वीडियो मैंने प्रिपेयर करी है, ये जो लिस्ट मैंने प्रिपेयर करी है, सिर्फ मेरी लिस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इस चीज से अग्री करता हूँ, ये एक जनरल ओपिनियन है जो कि रेसलिंग फैंस के बीच में शायद होगा। और मोस्ट ऑफ द नेम से मुझे लगता है कि आप लोग अग्री करने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है और आपको लगता है कि मैंने कोई नाम मिस कर दिया, तो मुझे कमेंट्स में आप फिर से बता सकते हैं अपने खुद के रीजन के साथ। तो जैसा कि मैंने कहा, आज के वीडियो अंडररेटेड सुपरस्टार्स की लिस्ट के बारे में होगी। और अंडररेटेड वर्ड गाइस मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि इनको पुश क्यों नहीं मिल रहा मेन रोस्टर पे, लेकिन इसका मतलब यह है कि इन बंदों के अंदर पोटेंशियल है, ये पुश डिजर्व करते हैं, लेकिन तब भी इनको कुछ खास नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं कि बस इसको पुश क्यों नहीं मिल रहा। तो नंबर 10 से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे नाम आता है एलिस्टर ब्लैक का। एक ऐसा सुपरस्टार जो कि जब NXT में था, इसको यूनिक माना जाता था, इसको फ्यूचर WWE चैंपियन की तरह देखा जाता था, और इसीलिए वन ऑफ द रीजंस थे कि क्यों ये मेन रोस्टर पर आए थे। और जब से मंडे नाइट रॉ पे आए, ऐसा लगा नहीं कि वो चीज या फिर वो फीलिंग इनके साथ हमें सेम देखने को मिली है। इनके पास एक यूनिक गिमिक है, फिनिशर है, और रेसलिंग स्टाइल तो हम जानते हैं कि इनका कितना कमाल का है। लेकिन इन सारी चीजों के होने के बावजूद भी कभी ऐसा देखने को नहीं मिला मेन रोस्टर के ऊपर कि एलिस्टर ब्लैक को एक बहुत अच्छा पुश मिल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रहे हैं। तो ये चीज डेफिनेटली उनके लिए मिसिंग है। और कब तक ऐसा चलता रहेगा उनका मेन रोस्टर के साथ, कब तक इस चीज से एलिस्टर ब्लैक खुश रहेंगे अपने करियर में, वो चीज काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। लेकिन डेफिनेटली ही इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड रेसलर्स। नंबर 9 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है डॉल्फ जिगलर। और आज से WWE में नहीं है, ना जाने कितने साल हो चुके हैं उनको इस कंपनी के साथ। और इनके करियर का पैटर्न हमेशा से ऐसा रहा है कि कभी कभी बीच में मोमेंट्स आती हैं जब जिगलर को बहुत अच्छी चीजें करने को मिलती हैं, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी ऑफ द पैटर्न को देखें तो कुछ खास उनके साथ करा नहीं जाता। अब रिसेंटली उनकी एक काफी बढ़िया फ्यूड चल रही थी मैंडी रोज और सोनिया डेविल के साथ स्मैकडाउन के ऊपर, लेकिन एकदम से उनको रॉ के ऊपर ट्रेड कर दिया गया। और अब ऐसा लग नहीं रहा कि जब से वो आए हैं रेड ब्रांड के ऊपर उनको कुछ ज्यादा खास दिया जाएगा। उनको ड्रू मैकिंटायर के साथ एक मैच जरूर दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो कहां चले गए। मतलब एक बंदा जो कि WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रहा था, उसके बाद वो इस पूरे रोस्टर पे आखिर कर क्या रही, ये भी किसी को नहीं पता। तो डॉल्फ जिगलर और अंडररेटेड दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर एक साथ यूज करे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग इससे सरप्राइज होंगे। नंबर 8 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक नाम नहीं है बल्कि एक टैग टीम है गाइस, और ये है शिंस्के नाकामुरा और सिजारो की। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अभी वो करंटली स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस हैं, तो आखिर वो अंडररेटेड कैसे हो सकते हैं। और इस चीज से मैं एक हद तक एग्री करता हूं गाइस कि उनको चैंपियन बनाया गया तो उनको फाइनली कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से उनको चैंपियंस बनाने का रीजन बेसिकली ये था कि एक तो ऊसोस का एक हाफ इंजर्ड है, न्यू डे भी पूरे तरीके से फिट नहीं है, और अगर वो दोनों टीमें नहीं है तो आखिर किसी ना किसी को तो चैंपियन बनाना पड़ेगा। और शायद इसी वजह से सिजारो और नाकामुरा का नंबर भी आ गया। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो आखिर कितना स्ट्रॉन्ग उनको एज ए चैंपियन दिखाया जा रहा है, या फिर कितनी कमाल की फ्यूड उनको दी जा रही है, कुछ खास इसमें है नहीं। और अगर सिंगल्स की हम बात करें इन द लॉन्ग टर्म, जो कि सिजारो और नाकामुरा के साथ हुआ है, हमें क्लियरली देखने को मिली है बात कि इनको कभी भी ढंग से पुश नहीं करा जाता। सिजारो को बहुत सारे लोग वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स इन द वर्ल्ड मानते हैं कि किसी भी सुपरस्टार के साथ वो एक अच्छा मैच देने के लिए केपेबल हैं। तो आखिर ऐसा सुपरस्टार क्यों नहीं बन सकता इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, क्यों नहीं बन सकता यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और नाकामुरा जैसा बंदा जो कि मुझे पता है कि US में उतना फेमस नहीं हो पाया शायद जितना जापान में, लेकिन क्या इस चीज का ब्लेम सिर्फ हम नाकामुरा के ऊपर देंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि WWE ने, उनकी मैनेजमेंट ने उतना हाईली रेट नहीं करा कभी भी नाकामुरा को, हमेशा उनको एक लेवल तक ही देखा, और शायद इसकी वजह से वो कभी उतना ऊपर नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर WWE इनके अंदर छुपी हुई पूरी पोटेंशियल को देखती है तो मुझे डेफिनेटली ये बात लगती है कि ये बड़े स्टार्स बन सकते हैं। बस वो चीज होगी या फिर नहीं, ये देखना WWE में इंटरेस्टिंग रहेगा। अगले नाम की मैं बात करता हूँ गाइस, तो ये एक नई एंट्री है रिसेंटली मंडे नाइट रॉ पे, लेकिन अंडररेटेड मैं इनको कहूंगा क्योंकि अभी तक जो एक्सपेक्टेशंस थी मेरी इनके साथ उसके आसपास भी WWE ने इनको नहीं पहुंचाया है। और इनका नाम है एंजल गार्जा। अब मेरे हिसाब से गार्जा इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट सुपरस्टार्स, और मैक्सिकन बैकग्राउंड के साथ वो आए हैं जो कि बहुत यूनिक है हमेशा
से WWE में, जिसकी रिस्पेक्ट करी जाती है रेसलिंग बिजनेस के अंदर। और उनके पास गाइस बहुत सारी चीजें हैं, उनके पास रेसलिंग है, वो बोल सकते हैं, उनके पास पर्सनैलिटी है और बाकी सारी चीजें जो कि एक रेसलर के अंदर होता है, ताकि वो एक कंप्लीट पैकेज की तरह परफॉर्म कर सके। और अंड्राडे के साथ इनको पेयर करना मेरे हिसाब से काफी अच्छा डिसीजन था, क्योंकि अंड्राडे ऑलरेडी डेवलप थे मेन रोस्टर के ऊपर और यहाँ पे गार्जा को मौका मिल सकता था कि उनके साथ साथ लग के वो अपने आप को भी प्रूव कर सकें। उन्होंने वो चीज प्रूव तो करी, पर एज अ होल भी अंड्राडे और एंजल गार्जा को कुछ खास WWE ने दिया नहीं है। वो कब से टाइटल्स के लिए चेज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जीत नहीं पाए हैं और उनकी जो वैल्यू है वो काफी नीचे गिर चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि इस समय फैंस बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं कि एंजल गार्जा के साथ कुछ बढ़िया WWE करने वाली है, लेकिन पोटेंशियल की बात करी जाए तो उनमें वो कूट के भरी है। अगले नाम की हम बात करते हैं और पोटेंशियल की यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है, एंड शी इज अ विमेन सुपरस्टार एंड शी इज शेना बेजलर, जो कि NXT में इतनी कमाल की थी और इतने लंबे समय तक चैंपियन रही थी कि वो चीज ही क्लियरली एक प्रूफ होना चाहिए कि ये बंदी बहुत बढ़िया चैंपियन बन सकती है। उनका पूरा स्टेबल इनफैक्ट यानी कि मरीना शफीर और जैस्मिन ड्यूक को भी मेन रोस्टर पर उनके साथ आना चाहिए था। मेरे हिसाब से वो उनकी पहली गलती थी, क्योंकि शेना बेजलर जब अपने पूरे गैंग के साथ आती हैं तो उनका जो प्रेजेंस है वो डबल हो जाता है, पूरा हर चीज उनकी बेटर हो जाती है। और जो उनकी रेसलिंग स्किल्स है वो मैं मानता हूं कि बाकी रेसलर्स की तरह टेक्निकली उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो एक अपने आप में कुछ यूनिक ऑफर करती हैं और वो चीज WWE ने उनको देने की कोशिश तो बहुत बार करी, लेकिन एंड रिजल्ट अभी तक उनको मिला नहीं है। मतलब रॉयल रंबल में वो इतनी पास आ गई, वो एलिमिनेशन चेंबर जिस तरीके से जीती, उसके बाद वो रेसलमेनिया में हार गई जहां पे सबने एक्सपेक्ट करा था कि वो जीतेंगी। तो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं और हर बार जब एक्सपेक्टेशन लगती है बेजलर के साथ तो उनके साथ कुछ खास किया नहीं जाता। करंटली वो नाया जैक्स के साथ विमेंस की टैग टीम चैंपियन जरूर है, लेकिन मैं मेन रोस्टर पे उनको एज ए टैग टीम और वो भी नाया जैक्स के साथ नहीं देखता, मैं उनको एज ए इंडिविजुअल सुपरस्टार देखता हूं, जो कि रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रही हैं और चैंपियनशिप्स जीत रही हैं और उनका एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करा जा रहा है। और शायद लगता नहीं है कि विंस मैकमैन ने ये चीज उनके अंदर देखी है। अगले नाम की हम बात करते हैं तो ये हैं रिकोशे, और इनके बारे में मैं जितना भी बोलूंगा आप लोग ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं, क्योंकि ये तो एक प्राइम एग्जांपल है अंडररेटेड सुपरस्टार का। मतलब मैं NXT की भी बात नहीं करूंगा, उससे पहले भी आप रिकोशे के मैचेस देखेंगे WWE के बाहर तो आप कहेंगे कि भाई ये बंदा कैसे एक अपॉर्चुनिटी डिजर्व नहीं करता, अभी भी सबके दिमाग के परे है। मतलब मैचेस अलोन इनके ऐसे हो सकते हैं कि लोग पेपर व्यू के बाद इनके मैचेस की बात करेंगे और उसके ऊपर से अगर इन पे कोई चैंपियनशिप डाल दी जाए तो मजा जो है वो दुगना हो जाता है। लेकिन शायद विंस मैकमैन के टाइप का जो सुपरस्टार है जिसकी हम बात करते हैं, वो जो ब्लैंक है रिकोशे फिल नहीं करते और इसकी वजह से उनको उस चीज का रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा मेन रोस्टर के ऊपर, क्योंकि प्रॉब्ली विंस मैकमैन को लगता है उनका साइज बहुत छोटा है और उनको लगता है कि शायद इनकी फिजिक उतनी अच्छी नहीं है और बाकी सारे एट्रीब्यूट्स जो कि पॉजिटिव है रिकोशे के अंदर वो WWE को नहीं दिख रही जितने कि उनके नेगेटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं और शायद इसी वजह से उनको कभी उतना बड़ा स्टार नहीं बनाया जाएगा। आई डोंट थिंक कि उनके लिए कुछ भी बचा है मेन रोस्टर के ऊपर और अच्छा रहेगा या तो वो NXT के अंदर चले जाएं या फिर ही कैन जॉइन एनी अदर कंपनी, क्योंकि वो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं एक बड़ा पुश। और ऐसा ही एक और सुपरस्टार जो अगला आता है लिस्ट में गाइस, इनका नाम है जॉन मॉरिसन। और मैंने रिसेंटली कल स्मैकडाउन के रिव्यू में भी चीज मेंशन करी थी कि मॉरिसन भाई आए वापस क्यों। उनको मिज के साथ टैग टीम में डाला गया जो कि वो 8-9 साल पहले भी WWE में कर रहे थे, वो बाहर गए WWE से, उन्होंने अपने लिए इंडिविजुअली नाम बनाया और वो इस उम्मीद से WWE में वापस आए कि यहाँ पे अब मुझे मौका मिलेगा क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया अपने आप को आउटसाइड ऑफ WWE। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली में अभी मिज की शैडो में है और विंस मैकमैन को अगर मिज और मॉरिसन में से कोई एक चुनना हो तो वो डेफिनेटली मिज को ही चुनेंगे। और अभी तक ऐसा लगता ही नहीं है कि मिज और मॉरिसन की कोई भी डायरेक्शन है, उनको एज अ टीम रखा हुआ है। क्या वो ब्रेकअप होंगे, क्या वो टाइटल्स जीतेंगे, आखिर उनके साथ होगा क्या, उनकी स्टोरी लाइन कुछ क्लियर नहीं है। और मॉरिसन के इंडिविजुअल रन के बारे में तो मैं बात भी नहीं करूंगा क्योंकि दूर दूर तक ये चीज हमको दिख भी नहीं रही है टीवी के ऊपर और पोटेंशियल की यहाँ पे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं और आप लोगों को पता है कि मॉरिसन क्या डिजर्व करते हैं और अभी वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस तो ये है शॉर्टी जी, जिनका नाम पहले से जितना खराब हुआ उससे ज्यादा इनका करियर खराब हो चुका है। और ये कोई फनी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे गाइस विंस मैकमैन ने शॉर्टी जी का कैरेक्टर इसलिए यहाँ पे रखा था कि उनके ऊपर जोक्स बनाए जाएं। ठीक है, वो कुछ टाइम तक सही रहा, 1-2 स्टोरी लाइन के लिए, लेकिन अब आखिर उनका नाम शॉर्टी जी क्यों है? क्या उसके पीछे कोई पर्पस है? क्या उनको पसंद आता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएं? और चैट गेबल आखिर गया कहाँ? वो बंदा कहाँ है जो कि 5 स्टार मैचेस दे सकता है? वो बंदा कहाँ है जो कि टैग टीम में इतना कमाल का है कि एज अमेरिकन अल्फा जो कि हमने उनकी और जेसन जॉर्डन की टीम देखी थी, वो चीजें कहाँ गई सारी चैट गेबल की? और वो मेन
मेन रोस्टर पे बिल्कुल मैं तो कहूंगा वेस्ट ऑफ स्पेस है WWE के लिए कि बस इस बंदे को हम साइन करते हैं ताकि और कोई साइन इसको ना कर सके और हम इसका कुछ खास यूज करेंगे नहीं। जब किसी को मैच हराने की जरूरत हो तो शॉर्टी जी को ले आओ, जब किसी बैक स्टेज सेगमेंट में कॉमेडी की जरूरत हो तो शॉर्टी जी को ले आओ, और इसी तरीके से उनके बारे में सोचा जाता है। और जहां तक अंडररेटेड की बात है, मुझे लगता है कि एक छोटा वर्ड पड़ेगा शॉर्टी जी के लिए, क्योंकि शायद उससे भी नीचे आ चुके हैं वो WWE की आंखों में और उनका कोई भी फ्यूचर नहीं है आई थिंक ऑन द मेन रोस्टर। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है मुस्ताफा अली, जिनको बहुत समय से WWE टीवी पर हम देख नहीं रहे थे। वो फाइनली वापस आए और बहुत सारे ऐसे रूमर्स आने लगे कि वो स्मैकडाउन का मिस्ट्री हैकर होने वाले हैं। अली को फाइनली WWE वापस ले आई है और अब क्या हो रहा है, माना जा रहा है कि उनको सीक्रेटली ट्रेड कर दिया गया मंडे नाइट रॉ पे, और वो रॉ पे तो दिखे नहीं एक दो हफ्ते के बाद। अब वो मेन इवेंट के ऊपर मैचेस लड़ते हैं, एक ऐसा शो जिसको कैमरामैन और कमेंटेटर के अलावा कोई देखता नहीं है, और वहां पे एक ऐसा टैलेंट परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल उसको वेस्ट करा जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि WWE अपना एक शो प्रोड्यूस कर सके। और अली का भी सेम एग्जांपल है शॉर्टी जी जैसा गाइस, कि जब किसी बेबी फेस टीम को बचाना हो तो अली को ला सकते हैं, या फिर कहीं पे इनकी कुछ जरूरत पड़ जाए तो इनको यूज कर लेंगे, लेकिन वैसे हम अली को इन्वॉल्व कर सकते हैं किसी अच्छे टूर्नामेंट के अंदर, उनको वो जितवा के एक चैंपियनशिप दे सकते हैं। ये सारे ख्याल जो है वो WWE के दिमाग में नहीं आते। और इस लिस्ट का 10वां और आखिरी नाम गाइस होने वाला है यहाँ पे, थोड़ा सा सरप्राइजिंग कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये है केविन ओवेंस। अब मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ पे कि थ्रू आउट द मेन रोस्टर जो उनका करियर रहा है यहाँ पे केविन ओवेंस का, वो अंडररेटेड रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि रेसलमेनिया के बाद मेरी उम्मीदें बहुत लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि इस पेंडेमिक के टाइम में जो है वो मंडे नाइट रॉ को केविन ओवेंस चला सकते हैं। अब वो कुछ समय तक चले गए थे, उनको इंजरी हो गई थी, लेकिन जब वो वापस आए तो ऐसा लग रहा था कि ओवेंस फाइनली वापस आ चुके हैं। अब उनके साथ कुछ बड़ा होगा, शायद एक WWE चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन केविन ओवेंस कर क्या रहे हैं, अपोलो क्रूज का साथ दे रहे हैं, केविन ओवेंस शोज को होस्ट कर रहे हैं लिव मॉर्गन और बाकी पता नहीं किस किस के साथ, और इस चीज में कोई सेंस नहीं बनती। और रिसेंटली उनकी फ्यूड स्टार्ट करी गई है एलिस्टर ब्लैक के साथ, जिसमें शायद कुछ पोटेंशियल हो सकती है, लेकिन क्या केविन ओवेंस को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या केविन ओवेंस इंडिविजुअली समर स्लैम जैसे पेपर व्यू पे किसी भी मैच में बिलोंग नहीं करते? क्या केविन ओवेंस जैसा सुपरस्टार जो है वो हर हफ्ते एक टॉप सेगमेंट में मंडे नाइट रॉ पे फीचर नहीं होना चाहिए? और ये चीज जो है वो मेरे से बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती, और इसी वजह से करंटली तो मैं ये कहूंगा कि केविन ओवेंस अंडररेटेड है। तो गाइस मेरे हिसाब से ये हैं ऐसे 10 नाम जिनको WWE बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकती है। प्रोबेबली आप लोग ये बात जानते भी हैं, लेकिन मैं एक लिस्ट आपको देना चाहता था और आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आखिर कोई ऐसा नाम है जिससे आप अग्री नहीं करते, या फिर कोई ऐसा नाम जो कि मैंने मिस कर दिया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आप ऐसी एक वीडियो ओवररेटेड सुपरस्टार्स के बारे में देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।